नमस्कार विद्यार्थियों, सक्सेस मंत्र एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और कैसे हैं सभी विद्यार्थी? आपकी यूपी पैट की कैसी तैयारी चल रही है? तो अपनी तैयारी को कम नहीं करना है, निरंतर मेहनत करते रहना है ताकि आपका अच्छे से अच्छे नंबरों के साथ यूपी पैट क्वालिफाई हो सके। और यहाँ हमारी टीम लगातार आपके साथ जुड़ी हुई है। समय समय पर चाहे वो हिंदी की क्लास हो, स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स की क्लास हो अथवा मैथमेटिक्स की क्लास हो, रीजनिंग और अंग्रेजी, ये दो क्लासें आपके पास तुरंत ही कुछ ही समय में 2-4 दिन में आ जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। यहाँ मैंने आपको भारतीय संविधान लगभग ख़त्म कराई दिया है। आज एक लास्ट वीडियो कराऊंगा जिसमें आपको वो बातें बताने वाला हूँ जो संविधान में आपने संभवतः ना पढ़ी हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो का आनंद उठाइए। इसको सबसे पहले लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, पहुंचाइए इसके लिए, ताकि सभी लोग आज के फैक्ट जो भी बताऊंगा उनका भरपूर आनंद ले सकें। तो शुरू करते हैं भारतीय संविधान को बेटा, बिना किसी विलंब के। भारतीय संविधान, आप अपनी कॉपी पर ये फैक्ट या पॉइंट लिखेंगे। भारतीय संविधान के आज के जो फैक्ट है अपनी कॉपी पे लिखेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे। ओके, तो अगर आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान निर्माण किस प्लान के या किस योजना के द्वारा हुआ, 1 नंबर का ये क्वेश्चन बहुत तेजी से आपसे पूछ सकता है कि हमारा जो संविधान बना है उसके लिए कोई प्लानिंग बनानी पड़ी थी, योजना, उस योजना का नाम बताइए। तो बता दीजिए तेजी से, संविधान निर्माण के लिए कौन सी योजना, कौन सा प्लान बनाना पड़ा था? तो उस योजना का नाम है बेटा कैबिनेट मिशन योजना। उस योजना का क्या नाम है? कैबिनेट मिशन योजना। ये एक महत्वपूर्ण योजना है संविधान निर्माण के लिए। संविधान निर्माण के लिए जो योजना बनी थी उस योजना का नाम क्या था बेटा? तो वो था कैबिनेट मिशन योजना। ओके, इसी योजना के द्वारा हमारा संविधान बना है। इसमें आपसे पूछ सकता है कुल कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन योजना में कुल कितने सदस्य थे? तो 3। आपको क्या बताना है? 3 कौन से सदस्य थे, उनके नाम भी आपसे पूछे जाते हैं। उन 3 सदस्यों के नाम बताइए जो कैबिनेट मिशन योजना में शामिल थे। तो अगर आपको मालूम है तो बता दीजिए बहुत तेजी से। पहला नाम आपने लिया बेटा पैथिक लॉरेंस। पहला नाम क्या लिया आपने? पैथिक लॉरेंस। ओके, दूसरा नाम ए.वी. अलेक्जेंडर। ए.वी. अलेक्जेंडर। और तीसरा नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन योजना के। ओके, पैथिक लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। तो प्रश्न पूछने का जो एग्जामिनर का जो तरीका है वो ये तरीका समझ ले आप। तरीका कैसे पूछता है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं, पैथिक लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। चौथा कोई अन्य नाम होगा, उसे हमें क्या करना है? गलत करना है। तो पैथिक लॉरेंस किस पद पर थे? तो ये भी हमें पता रहना चाहिए। ये थे भारत के सचिव, भारत सचिव। ओके, और ये थे प्रशासनिक अफसर, प्रशासनिक अधिकारी नौसेना, नेवी में। ये भी हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। और ये थे विदेश मंत्री, व्यापार मंडल के नेता, विदेश मंत्री, व्यापार मंडल के नेता। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? विदेश मंत्री, व्यापार मंडल के नेता थे स्टेफर्ड क्रिप्स। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करिए आप। आगे चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की तरफ। इन को नोट डाउन करें जल्दी से, बहुत तेजी से। इसे मैं रफ करता हूँ। तो हमारा संविधान बना है, उसके लिए कैबिनेट मिशन योजना। हाँ, 2-3 पॉइंट और जान लीजिए।
इसका बेटा जो निर्माण हुआ है, इसका बच्चा जो निर्माण हुआ है ये हुआ है 15 फरवरी 1946। कैबिनेट मिशन योजना जो कब बनी है, तो उसके लिए आप डेट याद रखेंगे 15 फरवरी 1946। स्थान 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 के लिए आप इसमें इंग्लैंड या ब्रिटेन इसे डालेंगे। कैबिनेट मिशन योजना कहाँ बनी थी, तो इंग्लैंड ब्रिटेन में बनी थी। भारत आगमन, इस डेट को भी हम यहाँ लिख देते हैं भारत आगमन। भारत कब आई, कैबिनेट मिशन योजना के ये जो कैंडिडेट हैं 3, ये भारत कब आए, तो आप लिखेंगे बेटा 24 मार्च 1946। भारत कब आए ये लोग, 24 मार्च 1946 को आए थे। तो हमारा संविधान बना है, उसके लिए कैबिनेट मिशन योजना कितने सदस्य हैं, कुल 3 हैं। इनका नाम मैंने आपको अच्छे से लिख दिया है, बता दिया है। ओके, इसका निर्माण 15 फरवरी 1946 को इंग्लैंड ब्रिटेन में हुआ था और ये भारत आई थी 24 मार्च 1946 को। तो ये जानकारी आप अच्छे से नोट करो कॉपी पे अथवा इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना हमने अच्छे से समझ ली, पढ़ ली। हाँ, तो इसे कैबिनेट मिशन योजना ने क्या कहा था बेटा, संविधान बनाने के लिए। भारत के जो संविधान निर्माण करता थे, निर्माण बनाने वाले, उनसे कहा कि अपना संविधान तैयार करिए, अपनी एक संविधान सभा का निर्माण करिए। तो संविधान बनाने के लिए यहाँ कुल 389 लोगों को चुना गया। कितने लोगों को चुना गया, 389। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान निर्माताओं से अपील की, गुजारिश की कि आप अपना संविधान बनाएं। तो संविधान बनाने के लिए वहाँ कितने लोगों को चुना गया, तो 389 लोगों को चुना गया। अब 389 लोग कहाँ कहाँ से लिए गए, ये डेटा हमको याद रखना बहुत अति आवश्यक है। तो यहाँ पर 296 का होगा चुनाव, 296 का क्या होगा बेटा, चुनाव होगा। बचे कितने, 93 कौन होंगे, मनोनीत। 93 क्या होंगे, मनोनीत। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। 389 कुल कैंडिडेट थे जिन्होंने संविधान बनाने में भाग लिया। इनको क्या कहा गया, 296 का चुनाव होगा, 93 क्या किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे बिना किसी चुनाव के। अब 296 भी 292 और 4 इस तरीके से तोड़े गए। 292 लिए जाएंगे ब्रिटिश प्रांत से। कहाँ से लिए जाएंगे बच्चा, ब्रिटिश प्रांत से। और 4 कहाँ से लिए जाएंगे, 4 लिए जाएंगे चीफ कमिश्नरी से। चीफ कमिश्नरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नरी से। इसे नोट डाउन करेंगे। और 93 मनोनीत किए जाएंगे। ओके, जैसे आज राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, उसी प्रकार 93 सदस्यों को उस समय मनोनीत किया गया था। हाँ, 292 ब्रिटिश प्रांत से लिए गए थे। इनका जो चुनाव होगा वो चुनाव होगा अप्रत्यक्ष। कैसे होगा चुनाव, इनडायरेक्ट होगा, अप्रत्यक्ष होगा। और अप्रत्यक्ष चुनाव में कौन भाग लेगा, तो भाग ले रहे थे उस समय प्रांतीय विधानसभाओं के कैंडिडेट, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य। ओके बच्चा, इतनी चीज याद हुई आपके लिए। और ये जो चुनाव हुआ था बेटा, ये चुनाव हुआ था प्रति 10 लाख की आबादी पर एक कैंडिडेट, एक सदस्य। ये सारे फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं कि कुल कितने लोग थे, 389 कैंडिडेट थे जिन्होंने संविधान बनाया। इसमें 296 का चुनाव हुआ है। चुनाव 2 जगह से हुआ है। ब्रिटिश प्रांत से कितने लिए गए, 292, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 4 चीफ कमिश्नरी से लिए गए और 93 मनोनीत किए गए थे। ओके,
इसमें जो 292 ब्रिटिश प्रांत से चुनाव हुआ था कैसा हुआ था? इनडायरेक्ट, बहुत तेजी से बता देंगे, अप्रत्यक्ष हुआ था। अप्रत्यक्ष में किसने भाग लिया था? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने भाग लिया था। ओके, और प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को यहाँ मौका दिया गया था। इतनी बात आपको समझ में आ गई 292 वाली। अब इसे मैं थोड़ा रफ करता हूँ या इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। आगे चलते हैं। चीफ कमिश्नरी के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से क्या थी ये चीफ कमिश्नरी? 4, जहाँ से एक एक सदस्य को बाई इलेक्शन चुना गया था। चार जो चीफ कमिश्नरी थी, इसमें एक चीफ कमिश्नरी थी दिल्ली, एक थी कुर्ग, एक थी मारवाड़, एक थी बलूचिस्तान। चार जो चीफ कमिश्नरी थी, एक हमने दिल्ली से चुना था, एक हमने कुर्ग से चुना था, एक मारवाड़ से चुना था, और एक बलूचिस्तान से चुना था। कुर्ग आज आप कर्नाटक में, जैसे आप एरिया है, ये कर्नाटक वाला एरिया है कुर्ग। मारवाड़ तो आप जानते हैं राजस्थान वाला एरिया है बेटा, राजस्थान मारवाड़ी। बलूचिस्तान आज पाकिस्तान वाला एरिया है, ये पाकिस्तान। ओके, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कहाँ से मनोनीत कितने किए गए थे? 93। और कहाँ से मनोनीत किए गए थे? तो ये देसी रियासतों से। इसके लिए आप क्या लिखेंगे? देसी रियासतों से, रियासतों से। आज की सबसे महत्वपूर्ण क्लास है, कहीं जाना नहीं है क्लास में, सारे पॉइंट आपको याद करने हैं। और पेट एग्जाम से यहाँ से एक ना एक सवाल निश्चित ही आने वाला है। तो 93 कहाँ से लिए गए थे? देसी रियासतों से। ये आपने पॉइंट नोट कर लिए हैं, तो आगे बढ़ें। बिल्कुल आगे चलते हैं। और वो बात मैं आपको बाद में बताऊंगा जो आपने संविधान में नहीं पढ़ी है कहीं पर भी। ओके, तो उसके लिए आपको इंतजार करना है वीडियो में अंत तक, इसीलिए आपको बने रहना है। तो क्या हुआ था बेटा कि ये जो चुनाव हुए थे, तो ये हुए थे जुलाई में 1946 में। ये भी हमें पता होना चाहिए। संविधान सभा के कैंडिडेट जो 389 थे, इसमें जो चुनाव इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे? ये इसके लिए ये महत्वपूर्ण डेट है, जुलाई 1946, 1946 में इलेक्शंस हुए थे। ओके, अब आप ये समाप्त है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को बंटवारा हो गया था, विभाजन हो गया भारत का। तो भारत का विभाजन हो गया, तो यहाँ पर जो 389 कैंडिडेट थे उनका भी विभाजन हो गया। वो कैसे विभाजन हुआ? वो ऐसे हुआ 299 प्लस 90। 299 इंडिया में रहे और 90 पाकिस्तान में चले गए। तो 90 व्यक्तियों ने पाकिस्तान का संविधान बनाया है और 299 ने इंडिया का संविधान बनाया है। तो विभाजन के बाद हमारे पास कितने सदस्य रह गए कुल? तो 299 बता देंगे आप, और 90 कहाँ चले गए? ये पाकिस्तान में चले गए थे। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ। संविधान की अंतिम बैठक पर मैं बात करता हूँ। संविधान की अंतिम बैठक, इसकी मैं चर्चा करता हूँ। तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950। संविधान लागू होने से 2 दिन पहले। संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले। तो यहाँ पर अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। भारतीय संविधान सभा अंतिम बार कब बुलाई गई थी? तो 24 जनवरी 1950 को बुलाई गई थी। और बुलाने के बाद क्या हुआ कि अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो मतलब क्या रहा, यहाँ करने कितने को चाहिए थे? 299 को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कितने कर रहे हैं? 284। तो यहाँ कितने का अंतर रहा? 15 का। 15 सदस्य अभी भी अलग रहे। 15 सदस्य अभी भी अलग रहे। वो सदस्य कहाँ कहाँ से अलग रहे हैं उसकी चर्चा मैं यहाँ कर देता हूँ। ओके, वो सदस्य कहाँ कहाँ से अलग रहे हैं उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी बताने वाला हूँ आपके लिए। ओके, यहाँ हम 15 सदस्य की
चर्चा कर देंगे, ठीक है। 15 सदस्य। तो ये थे 10 तो हैदराबाद थे, हैदराबाद मतलब 15 सदस्य रहे थे 3 देशी रियासतों से अलग, ऐसे याद रखेंगे हम। 3 देशी रियासतों से अलग रहे थे। कितनी देशी रियासतों से? 3। उन रियासतों के आप नाम, 10 सदस्य हैदराबाद से अलग रहे, 3 सदस्य जूनागढ़ से अलग रहे और 2 सदस्य जम्मू कश्मीर से अलग रहे। ओके। जिन्होंने अंतिम बैठक पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, उन कैंडिडेटों की संख्या कितनी है? 15। 15 कहाँ कहाँ से? तो 3 रियासतों से। 3 रियासत, 10 हैदराबाद, 3 जूनागढ़, 2 जम्मू कश्मीर। ओके। तो हैदराबाद को कैसे फिर विलय किया गया बताएंगे जरा। तो सैनिक या पुलिस कार्यवाही के आधार पर हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था, संविधान लागू होने से पहले 2 दिन के अंदर। जूनागढ़ जनमत संग्रह, ये भी आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। जम्मू कश्मीर विलय पत्र। तो हमने इन रियासतों को भारत में भी मिलाया। मिलाने का रीजन, सैनिक कार्रवाई पुलिस कार्रवाई के आधार पर हैदराबाद को मिलाया, जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर हमने भारत के साम्राज्य में इनको शामिल किया। तो ये बात आपको समझ आ गई। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, इतनी जानकारी आपके लिए मिली। चर्चा कर लेते हैं बच्चा प्रमुख बैठकों पर। यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट आते हैं सीधे सीधे। प्रमुख बैठकों पर कुल कितने अधिवेशन या कितनी बैठकें हुई थी? तो आप बता देंगे 12। कुल कितने अधिवेशन या कितनी बैठकें हो रही हैं? तो 12 बैठक हो रही हैं। ओके। इसमें आपसे पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, ये लगातार बहुत इंपॉर्टेंट बैठक हैं। कब कब हुई हैं, किस किस ने इसकी अध्यक्षता की है? तो ये बहुत जल्दी आप बताइए, पहली बैठक कब हुई थी? जब से हमारा संविधान बनना शुरू होगा, तो उसके लिए 9 दिसंबर 1946। ये बहुत आसान है। 9 में आपको क्या करना है? 2 ऐड करना है। 11 दिसंबर 1946, फिर 2 ऐड कर दो। कोई दिक्कत आ रही है? 13 दिसंबर 1946। तो 9 और 2 11, 11 और 2 13, 3 बैठकों की डेट आपको याद हो गई। और यही डेट आपसे प्रश्न बार बार बनता है कि पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक। ओके। हाँ, तो इसमें अब जान लेते हैं हम पहली बैठक में। तो यहाँ तो अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष। ओके। अस्थाई केवल पहली बैठक के लिए, यहाँ बन जाएंगे आपके स्थाई। अब जो आगे 11 बैठक होंगी उनमें स्थाई अध्यक्ष ही काम आने वाले हैं। ओके। तो अस्थाई अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बहुत तेजी से बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। तो आप सभी का जो आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थाई अध्यक्ष, स्थाई अध्यक्ष बताएं मुझे तेजी से। स्थाई अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थाई अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष और लिख लेंगे यहाँ पर, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कोई बताएगा? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए मुझे तेजी से। संविधान सभा के उपाध्यक्ष बताएं। आपके लिए एक चॉकलेट फ्री।
संविधान सभा के उपाध्यक्ष बताएं। तो वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी। ओके। स्थान न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। सभी का स्थान एक ही रहेगा, नई दिल्ली। कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय, कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय। ओके, कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय। बैठकों का स्थान, अब आपसे पूछेगा कि 11 दिसंबर 1946 को बैठक कहाँ हुई, तो कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय, नई दिल्ली। 13 दिसंबर 1946 को बैठक कहाँ हुई, तो कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय, नई दिल्ली। यहाँ स्थायी परमानेंट हो गए। इसके बाद जो भी बैठक होगी, 11 बैठक लगातार जो होंगे, उनकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अध्यक्ष लिखूँ तो आप अपने आप बता देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 13वीं बैठक में। ओके, यहाँ से संविधान हमारा बनना शुरू हो रहा है। यहाँ से संविधान हमारा बनना शुरू हो रहा है पहली बैठक से। ओके, एक बात याद रखेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बेटा इसमें भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग ने संविधान की पहली बैठक में भाग नहीं लिया है। ओके, क्यों नहीं लिया है? इसके लिए कारण था कि मुस्लिम लीग लगातार भारत से अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। तो ये पॉइंट आप नोट करिए, ये पॉइंट आप नोट करिए अपनी कॉपी पे और इन्हें याद करिए, एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। हम सीधे पहुंचते हैं तीसरी बैठक पर। वहाँ आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तीसरी बैठक से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो हम अभी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पर बेटा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश, किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था बच्चा? किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था? तो आपका आंसर रहेगा तीसरी में। किसने पेश किया था, जल्दी से कमेंट करेंगे क्या? उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, जल्दी से आंसर बताएंगे। आंसर जवाहरलाल नेहरू। किसने पेश किया था बच्चा? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव। ओके, उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ है, इस वाली डेट और बता दें। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ है? तो ये पारित हुआ है बच्चा 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ है। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि मैं अब आपको निश्चित ही एक संविधान बना के दूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने कब, किस दिन ये घोषणा की कि हम आप के लिए निश्चित ही अब संविधान बना के देने वाले भारतीयों के लिए? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया है? 13 दिसंबर 1946 को। किस बैठक में? तीसरी बैठक में। पारित कब हुआ है? 22 जनवरी 1947 को। आगे बढ़े। ओके, तो 3 बैठक हमने पढ़ ली। चौथी बैठक पर चलें। बिल्कुल, चौथी 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था बेटा? बताइए बहुत तेजी से। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? बहुत तेजी से, इसे मैं फूल मालाओं से सजा दे रहा हूँ। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? बताएं जरा, बताइए। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा क्या है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। ओके, इसको क्या मिली है? मान्यता। क्या मिली है बच्चा? मान्यता। तो संविधान सभा ने किस बैठक में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को मान्यता दी? तो किस बैठक में मान्यता दी? 22 जुलाई 1947 चौथी बैठक में मान्यता दी है। ओके, एक प्रश्न मुझे बता दें,
वर्तमान में जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसको डिजाइन किसने किया है? डिजाइन किसने किया है? 1 नंबर का प्रश्न मुझे बताइए बहुत तेजी से। वर्तमान में जो अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसको डिजाइन किसने किया है? तो पिंगाली वैकैया। किसने किया है बच्चा? पिंगाली वैकैया। ओके, इन्होंने इसे डिजाइन किया है वर्तमान का जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। तो हमने 4 बैठक पढ़ ली। अब सीधा इम्पोर्टेंट बैठक खत्म करा रहा हूं मैं आपके लिए। कॉपी पे नोट करते रहिए। इसके लिए जैसे आप पेपर में बैठेंगे आपका संविधान से कोई प्रश्न नहीं बचेगा। करना आपको ये है कि जितनी भी वीडियो हैं वो लगातार देख लो। लगातार 11वीं बैठक की ओर चलते हैं बच्चा। 11वीं 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हुई थी 11वीं बैठक। ओके, 26 नवंबर 1949 को हमारी 11वीं बैठक हुई थी। और इससे जो प्रश्न आता है वो पूछेगा संविधान अंगीकृत कब हुआ बच्चा? संविधान अंगीकृत कब हुआ? किस डेट को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ है? अंगीकृत का मतलब होता है अंशतः लागू। अंशतः लागू का मतलब कुछ भाग लागू कब हुए थे? 26 नवंबर 1949 को। तो कितने भाग लागू हुए थे? कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बहुत तेजी से बताएं। कितने भाग लागू हुए, कितने अनुच्छेद लागू हुए, ये बात मुझे आप कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के आंसर दीजिए बहुत तेजी से। 11 बैठक तक मैंने आपको ख़त्म करवा दी है। 11 बैठक तक मैंने आपको ख़त्म करवा दी है। लास्ट 12वीं बैठक पर हम पहुंच चुके हैं। बहुत तेज़ी से चल रहा है हमारा, जंप कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। 12वीं बैठक लास्ट मैंने अभी आपको कराई थी। डेट बता दो जल्दी से, डेट बता दे जल्दी से बच्चा। 24 जनवरी 1950। बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट। 24 जनवरी 1950 को हमने क्या किया है? लास्ट मीटिंग की है। कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? कितने लोगों ने सिग्नेचर किए लास्ट तौर पर? तो अभी मैंने आपको बताया था 284। इसमें कोई आपको शर्माने वाली बात नहीं है। हस्ताक्षर 284 लोगों ने सिग्नेचर किए थे अंतिम रूप से। और क्या क्या हुआ था ये मोस्ट पॉइंट 3 पॉइंट हमको लिखने हैं यहाँ कि अंतिम बैठक में क्या क्या हुआ था। तो पहला पॉइंट है बेटा अपना जो राष्ट्रगान है। बहुत ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं राष्ट्रगान। और दूसरा राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय गीत। ओके, और तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रगान को मान्यता कब मिली है? जन गण मन अधिनायक जय हे को मान्यता कब मिली राष्ट्रगान के लिए? तो 24 जनवरी 1950 लास्ट मीटिंग वाले दिन। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को मान्यता कब मिली? 24 जनवरी 1950 को। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो किस दिन राष्ट्रपति बने हैं? तो ये भी लास्ट मीटिंग वाले दिन भारत के राष्ट्रपति बने हैं। ओके, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो मैंने आपको 12 बैठक खत्म करा दी बच्चा। ओके, आपको इतनी ही बैठकों के बारे में जानकारी रखनी है, आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बैठकें अगर हो गई हैं समाप्त तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चा कैसा लग रहा है पढ़ने में? अगर मज़ा आ रहा है तो निश्चित ही आप इसे लाइक करो। पहली बात तो ये आपसे कि आप इसे लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो बेटा। आपको बहुत ऐसी जानकारी लेके आते रहेंगे। आपको किसी अन्य चैनल पर ये जानकारी नहीं मिलेंगी। ओके, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, उन्हें भी फ़ायदा मिले आपके साथ साथ। तो हम कुछ विषय समितियों पर चर्चा कर लेते हैं। विषय समिति। ओके, यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है विषय समिति। वैसे तो विषय समिति 12 थी, लेकिन मैं यहाँ पेट एग्जाम को देखते हुए कुछ मोस्ट समितियाँ आपके पास भेजने वाला हूँ। वो इसमें सबसे पहले हम समिति लिखेंगे जो सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है बच्चा, वो है प्रारूप समिति।
इसके अन्य नाम भी हैं, इसमें ज़्यादा बच्चा कन्फ्यूज करता है मसौदा समिति, और मैं अपने चेला को कोई दिक्कत होने नहीं दूंगा। क्यों? प्रारूप समिति, मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग, और क्या है ड्राफ्टिंग कमेटी, कैसे भी आपसे पूछ ले, क्यों आप नहीं फंसोगे। प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे बच्चा बताना बहुत तेजी से। ये तो बच्चा को वैसे ही पता होता है इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान निर्माता भी कहलाते हैं, जो संविधान निर्माता भी कहलाते हैं। इन्होंने मसौदा समिति का अध्यक्षता करी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसमें कुल बेटा 7 सदस्य थे, अगर कुल पूछे तो 7 सदस्य थे। ओके, 6 + 1 ये अध्यक्ष है, अन्य सदस्य पूछे तो 6 और अध्यक्ष 1 थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब एक ही है। इस समिति को आप नोट करो। आगे बढ़ते हैं दूसरी समिति की ओर, जो आपसे बहुत ज़्यादा बार पूछी गई समिति है पेपर में। ओके, हाँ, झंडा समिति। झंडा समिति बच्चों में कन्फ्यूजन भी रहता है, गलत भी करके आते हैं। झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष बताएं बेटा। तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, हाँ, झंडा समिति के साथ साथ ये और किस किस समितियों के अध्यक्ष थे यहाँ भी लिख देता हूँ उसके लिए। एक थी नियम समिति, नियम समिति, एक थी समझौता समिति, एक थी समझौता समिति, एक थी देशी रियासत समझौता समिति। ओके, तो इतनी समितियों के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हाँ, तो 3-4 समितियों के, झंडा समिति, नियम समिति, समझौता समिति, देशी रियासत समिति, इन सभी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसको नोट कर लो। ओके, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति। तो कार्य से कार्य है और कार्य से लगा देंगे के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी, इससे जोड़ दो। कार्य से के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी का पूरा नाम बताएंगे जरा। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के.एम. मुंशी का पूरा नाम है। ओके, तो कार्य संचालन समिति में हमको याद हो गई। हाँ, एक संचालन समिति वहाँ मैं भूल गया था, संचालन समिति से भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ऐड कर लेना। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको ये समितियां याद करनी है जो कि आपके पेपर में आने वाली हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भाई पटेल। और एक और लिख लेंगे यहीं पे, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। इसके भी अध्यक्ष यही थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दो समितियों के अध्यक्ष, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रांतीय संविधान समिति ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दो समितियों के अध्यक्ष ये हो गए। संघ शक्ति कोमा संघ संविधान, ये दो समितियां हैं
संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, ये 2 समितियों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ओके। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, इनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये समितियां मैंने आपको कंप्लीट करा दी, इनको आप नोट करो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक। इतनी ही समितियां आपसे पूछी जाएंगी। आगे चलते हैं, समितियां हमने ख़त्म कर दी हैं और अब आपका इंतज़ार ख़त्म होता है। जैसा कि आपने थंबनेल में जो देखा था, जो अनसुनी बातें वो आपको बताने वाला हूँ, तो उसको आप नोट करिए। यहाँ 2, 3, 4 पॉइंट हम लिखेंगे, जैसे संविधान की कुल लागत, संविधान बनने में कुल कितनी लागत आई, लिखने में कुल कितना समय लगा, लिखने में लगा समय, कुल कितने पृष्ठ हैं, कितने पेज या कितने पृष्ठ हैं संविधान में, कितना अपने संविधान का वजन है, ओके। और कितने निबों का इस्तेमाल हुआ है, कितने निब का इस्तेमाल हुआ है, ओके। ये आपको पॉइंट नोट करने हैं। 2, 4 पॉइंट और लिख देता हूँ। हाँ, ये तो आपको पता ही होगा, संविधान बनने में लगा कुल समय, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ये पता होगा तुम्हें, ओके। ये 3, 4 पॉइंट आप नोट करिए, जिसका आपको बहुत देर से इंतजार था। तो संविधान बनने में कुल कितना समय लगा, बताओ बच्चा तेजी से। हमारा संविधान बनने में कुल कितना समय लगा है, कितनी अवधि लगी है। तो ये तो आप जानते हैं, 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन, ओके। संविधान की कुल लागत बता दो मुझे बहुत तेजी से। संविधान बनने में कुल कितनी लागत आई है। तो यहाँ लागत अगर आपसे पूछता है तो अधिकांश ऑप्शन लगेगा आपके लिए 64 लाख। संविधान बनने में कुल कितनी लागत आई, तो 64 लाख ऐसे देगा, लगभग, ओके। और इसका एग्जैक्ट डाटा मैं आपको बता देता हूँ, 63, 96, 729, 63, 96, 729, 63,96,729, मतलब लगभग 64 लाख रुपया संविधान बनने में लागत आई थी, ओके। लिखने में ये आप जानते हैं कि हमारा संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है, हाथों से लिखा हुआ है। तो किसने लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ज़्यादातर बच्चों का गलत हुआ था यूपी पुलिस में जब ये प्रश्न पूछा गया था। सबने BR अम्बेडकर को लगाया था, सबने भीमराव अम्बेडकर को लगाया था। तो भारत का संविधान पूरी तरह हस्तलिखित है, इसे टाइप नहीं करवाया गया है किसी टाइपराइटर से, हाथों से लिखा गया है। ये किसने लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ओके। तो कितना समय लगा इनको 6 महीने का समय लगा, इनको लगे लिखने में 6 महीने। जैसे आप अपना नोट्स बनाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो अच्छा नोट्स बनाने में आपको महीनों लग जाते हैं, तो इनको ये अच्छा नोट्स संविधान बनाने में 6 महीने का समय लगा, ओके। कुल कितने पृष्ठ हैं, तो संविधान में 254 पृष्ठ हैं। अपने संविधान में कितने पृष्ठ हैं, तो वो हैं 254, 251 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं, 251 पृष्ठों का इस्तेमाल हुआ है अपने संविधान में। और इसका 3.75 kg इसका वेट है, 4.25 किलो इसका वजन है, 3.75 kg वेट है। और 254 निबों का इस्तेमाल हुआ है। संविधान लिखने में 254 निब का इस्तेमाल किया गया है, ओके। ये आपके अनसुने
बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। एक प्रश्न और याद रखेंगे हम, कुल कितने शब्द थे हमारे संविधान में, ये भी कई बार आता है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर शब्द बताइए, हमारे संविधान में कुल कितने शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो यह 146 385, इसको ऐसे याद करेंगे आप, 146 385, 1,46,385 शब्दों का प्रयोग किया गया है, 146 385। ओके, तो ऐसी बात नहीं कि ये प्रश्न नहीं बनते हैं। ये देखो, ये प्रश्न यूपी पुलिस में बना है, कितनी लागत आई है, कई बार पूछा जाता है, लगभग 64 लाख, इस तरीके से ऑप्शन था, सही था। और एग्जैक्ट इसकी वैल्यू है 63,96,729। ये एक प्रश्न यूपी पुलिस में बनाई है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है, हाथों से लिखा हुआ है संविधान अपना। इनको लिखने में 6 महीने का समय लग गया। शब्द भी हमें याद रखेंगे, 146 385। ओके, और कितने पृष्ठ हैं, 251। ये नई चीज़ आपके लिए। वजन भी 3.75 kg और निबों का 254 निबों का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ अपने भारतीय संविधान की ये कुछ आपके द्वारा अनसुने फैक्ट थे, वो मैंने करा दिए। तो ये क्लास आज की आपको कैसी लगी, उस के बारे में मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में। ओके, और जब आप पैट का एग्ज़ाम दे के आओगे तो वीडियो में जो आपको कराया गया है, वीडियो में जो आपको कराया गया है उससे संबंधित स्क्रीनशॉट लेके लगाएंगे। बहुत ज़्यादा आपके पेपर में, संविधान में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। पैट एग्जाम में कहीं भी देने जा रहे हो, पैट, यूपी पुलिस और जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, स्टेट लेवल के, SSC GD जो भी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद, जय हिंद।